Hello everyone, this is Suman Mehta and I hope that you have read the chapter up to page number 9 or 10 and covered your notes properly. Now I'm going to tell you about the new conservatism after 1815. Conservatism means the typical ancient feeling about something, about someone, because changes are not liked by these type of peoples. Means our ancestors sometime feel like that situations are not according to them, and they want to change the other person in front of them, but this is called by us as a conservative thinking. So, in this chapter, a new conservatism after 1815, you will read that following the defeat of Napoleon in 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. सारी जो यूरोप की सरकारें थी वो कंजर्वेटिज्म के जो है उस भावना से भर गई. मतलब वो पुराना सिस्टम अडोप्ट करना चाहती थी, वो रूलिंग सिस्टम जो जिसे हम मोनार्की सिस्टम कहते हैं उसको अडोप्ट करना चाहती थी. Conservatism believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, the social hierarchies, property and the family should be preserved. इनका मानना क्या होता है कि पुरानी चीज़ों को ये जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते. हर पुरानी संस्था, हर पुराना काम या हर पुराना रीति रिवाज ये अडोप्ट करके रखना चाहते हैं. इनको नई चीज़ों से खतरा महसूस होता है, तो इसलिए ये क्या चाहते हैं कि इन सबको प्रिजर्व किया जाए. Most conservatives, however, did not purpose a return to the society of pre-revolutionary day. हालांकि ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव पीपल थे बेटा, वो रेवोल्यूशन से पहले वाला जो है सिस्टम पूरी तरह से अडोप्ट नहीं करना चाहते थे. उनको वो कुछ चेंजेज करके जो है कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना चाहते थे. रेदर दे रियलाइज, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था फ्रॉम द चेंजेज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन ने जो चेंजेज लाए थे, that modernization could in fact strengthen the traditional institutions like the monarchy. उन्हें ये विश्वास हो चला था कि नेपोलियन द्वारा किए गए चेंजेस की वजह से भी मोनार्की सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, यानी राजतंत्र को शक्तिशाली बनाया जा सकता है. कोई भी राजा शक्तिशाली ढंग से अपना काम कर सकता है अगर वो कुछ मॉडर्न जो है आइडियाज को अडोप्ट कर ले. इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. अब इससे क्या हो सकता है, इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है देश की सरकार या राज्य सरकार जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से और मजबूती से अपना काम कर सकती है. अ मॉडर्न आर्मी, एक आधुनिक जो सेना है. एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक प्रभावशाली नौकरशाही जिसमें अफसर अच्छे से काम करें. और डायनेमिक इकोनॉमी, एक गतिशील अर्थव्यवस्था. द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवादी सिस्टम का ख़त्म करना, यानी सामंतवादी प्रथा का ख़त्म होना. एंड सर्फडम, जो फ्री में लेबर करवाने की जो प्रोसेस वहाँ पर कंटिन्यूड थी. कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप. इन सब की हेल्प से क्या किया जा सकता है, यूरोप की मोनार्कीज जो कि ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हैं उन्हें मजबूती दी जा सकती है. यानी ये लोग मॉडर्न कुछ आइडियाज़ को प्लस में जो ओल्ड ट्रेडिशंस और ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है मिक्स करके अपने मोनार्की सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे. इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन. 1815 में यूरोपियन पावर के प्रतिनिधि यानी यूरोप कॉन्टिनेंट के जो मेन कंट्रीज थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया था. मेट एट वियना, और वियना नामक जगह पर, ऑस्ट्रिया के अंदर वियना नामक जगह पर इन्होंने बैठकर जो है यूरोप के सेटलमेंट के ऊपर एक जो है प्लान तैयार किया था. द कांग्रेस वाज होस्टेड, ये जो इनकी मीटिंग हुई थी, कांग्रेस का मतलब यहाँ पे मीटिंग है, होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर, जिसका जो मेन जो होस्ट था, मेजबान कौन था, वो ड्यूक मेटरनिक था जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था उस टाइम का. इसने उसको मतलब पूरी मीटिंग को जो है होस्ट किया. और जो डेलीगेट्स अलग अलग देशों के उस मीटिंग में आए थे,
तो उन्होंने भी मिलकर ट्रीटी ऑफ वीना 1815 को ड्रॉ करने में हेल्प की थी, जिसमें मेन जो है ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था कि अंडू करना, क्या अंडू करना, उन चेंजेस को ख़त्म करना जो कि यूरोप में नेपोलियन के द्वारा किए गए या नेपोलियन के साथ युद्ध के दौरान जो जो चेंजेस हुए उनको ख़त्म करना पहला मकसद था इस वियना मीटिंग का। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो हर बार ऑलमोस्ट पर आने की चांसेस बने रहते हैं। बर्बन डायनेस्टी जो कि ख़त्म हो चुकी थी, विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, उसको रिस्टोर करने की कोशिश की, यानी बर्बन डायनेस्टी के लुइस फिलिप को गद्दी पर बिठा दिया गया। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने जितने देशों पर कब्जा किया था किसके रूल में, नेपोलियन के रूल में, उन सबको भी फ्री करवा दिया गया। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. फ्यूचर में फ्रांस अपना राज्य विस्तार ना कर सके, इसके लिए उसके अलग अलग बॉर्डर्स पर अलग अलग डायरेक्शन में छोटे छोटे किंगडम इस्टेब्लिश कर दिए गए, और इसकी वजह से जो है उसकी फ्यूचर एक्सपेंशन पर रोक लगा दी गई। थस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम, नीदरलैंड का जो किंगडम था उसको इंक्लूड कर दिया गया बेल्जियम में, और जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में सेटअप किया गया उसके, और जेनेवा जो है पिडमोंट के साथ मिक्स कर दिया गया साउथ डायरेक्शन में। प्रशिया को दे दिया गया था वेस्टर्न फ्रंटियर पर, यानी प्रशिया वर गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरी, प्रशिया को नई नई जो टेरिटरीज थी वेस्टर्न डायरेक्शन में वो दे दी गई। वाइल ऑस्ट्रिया वर वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, उत्तरी इटली का राज्य यानी जो कि इसने नेपोलियन ने जीत लिया था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. 39 states का जो एक जोल्वराइन ग्रुप बनाया गया था, आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था आपको, एक ग्रुप बनाया था, कॉन्फेडरेशन मीन्स ग्रुप यानी समूह, तो उसको एज इट इज रखा गया, बस उसको अनटच रखा गया, उसको छुआ नहीं गया, उसको मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए। इन द ईस्ट, इस डायरेक्शन में रशिया को पोलैंड वाला एरिया दे दिया गया, और वाइल प्रशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, सेक्सोनी प्रांत है बेटा एक एरिया है, वो प्रशिया को दे दिया गया। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon. इस मीटिंग का मुख्य मकसद क्या था, इस सभा का मुख्य मकसद ये था कि नेपोलियन ने जिन राजतंत्रों को ख़त्म कर दिया था दोबारा उसकी स्थापना करना, एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप के अंदर क्या करना, एक रूढ़िवादी जो यानी पुरानी इंस्टीट्यूशंस, पुराना सोसाइटी और पुराने जो है रूलिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना इसका मुख्य मकसद था। ये 5 मार्क्स में आने वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ में कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, 1815 में जो कंजर्वेटिव साम्राज्य स्थापित किए गए वो बहुत ही तानाशाह थे, मतलब अपनी मनमाने ढंग से शासन करते थे। दे डिड नॉट टॉलरेट, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, क्रिटिसिज्म निंदा, बुराई, एंड डिसेंट अवज्ञा, कि कोई उनकी बात ना माने, इन चीज़ों को लाइक नहीं करते थे। एंड सोट टू कर्ब एक्टिविटीज, और हर संभव प्रयास उनका ये रहता था कि हर उस काम को या उस गतिविधि को वो ख़त्म कर दें जो कि उनकी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ हो, या उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन उठाए, उसकी वैधता के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाए, यानी उनसे कोई क्वेश्चन पूछे। मोस्ट ऑफ देम imposed censorship laws to control what was said in newspaper, ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव रिजाइम वहाँ पर इस्टेब्लिश हुए उसमें क्या करने की कोशिश की गई कि जो है सेंसरशिप लगाने की कोशिश की गई, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की गई ताकि वो ऐसे आइडियाज़ ना स्प्रेड करें जिससे कि पब्लिक उनके अगेंस्ट हो जाए। रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी और फ्रीडम की जो फीलिंग्स हैं पब्लिक तक पहुँचती हैं, उन सब बातों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बेटा समझाने जा रही हूँ जिसमें आप पढ़ेंगे आगे इसका रेफरेंस। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा था लिबर्टी और इक्वालिटी की बात की गई थी, वो सब आइडियाज़ को दोबारा ना फैलने दिया जाए इसके रोकने के लिए मीडिया, न्यूज़पेपर के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन
नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो यादें आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं, तो उस टाइम भी ये लोगों को उसको मोनार्की सिस्टम को या फिर कंजर्वेटिव पीपल को ये खतरा था कि कहीं ये फीलिंग्स फिर से लिबरल पीपल को इंस्पायर ना कर दें और वो फिर कहीं रेवोल्यूशन ना कर दे राजा के खिलाफ। One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. सबसे ज़्यादा लिबरल नेशनलिस्ट पीपल यानी उदारवादी राष्ट्रवादी लोग, यानी वो देश से प्रेम करने वाले बड़े विचारों वाले लोग, जो उनकी सबसे जो मेन डिमांड थी वो क्या थी पुराने कंजर्वेटिव ऑर्डर से, वो ये थी कि प्रेस को फ्रीडम दी जाए, यानी आइडियाज़ को स्प्रेड करने में हेल्प मिल सके, इसके लिए उन्होंने प्रेस को फ्रीडम देने के लिए फोकस किया, यानी उन राजाओं को मनाने की कोशिश की। लेकिन कहाँ राजा लोग मानते हैं, आगे जो है फिर उन्हें फिर से रेवोल्यूशन करने के लिए जो है फोर्स किया जाता है, या फिर ये कहें कि वो एनकरेज होते हैं। लास्ट इस जो वीडियो का लास्ट टॉपिक है बेटा वो है द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। ड्यूरिंग द ईयर्स following 1815 the fear of repression drove many liberal nationalists underground। 1815 के बाद आने वाले कुछ साल में बेटा क्या होने लगा था, आप सबको पता है कि मोनार्की सिस्टम्स हर जगह पे इस्टेब्लिश हो गया था यूरोप में, जिसकी वजह से जो लिबरल पीपल थे, नेशनलिस्ट पीपल थे, उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है, छिप जाना, यानी वो छिप कर सीक्रेट जो है वे से अपना काम करने लगे थे। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। गुप्त संस्थाओं की स्थापना की गई यूरोप के अलग अलग स्टेट्स में, ताकि वो लोग रेवोल्यूशनरी पीपल को ट्रेनिंग दे सकें और प्लस उनके आइडियाज को स्प्रेड किया जा सके। इसकी हेल्प के लिए सीक्रेट सोसाइटीज को इस्टेब्लिश किया गया। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मींट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। एक क्रांतिकारी होने का उस समय ये मीनिंग होता था कि आप मौजूदा राजतंत्र के किसी भी रूप का विरोध करते हैं, प्लस आप वो राजतंत्र जो कि वियना कांग्रेस के बाद इस्टेब्लिश हुए थे यूरोप में, और जिन आप लिबर्टी और फ्रीडम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसे जो है इस्टेब्लिश करने के लिए फाइट कर रहे हैं। ये बेटा एक मीनिंग है रेवोल्यूशनरी होने का, कि रेवोल्यूशनरी कौन है, जो मोनार्की सिस्टम को अपोज करता है, जो कि लिबर्टी और फ्रीडम को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। उस टाइम पर इसका मीनिंग ये लिया जाता था। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ज़्यादातर जो क्रांतिकारी थे बेटा, उन्होंने ये देखा कि जो फ्रीडम की जो स्ट्रगल है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो स्मॉल किंगडम्स हैं उन्हें एक बिगर यूनिट में कन्वर्ट किया जाए, यानी नेशन स्टेट के रूप में उसका क्रिएशन किया जाए। नेशन स्टेट मीन्स एक बड़ा देश जब तक स्थापित नहीं होता, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए हैं अलग अलग स्टेट, तो इसको जब तक एक देश के रूप में हम बना नहीं लेते तब तक हमारा जो है फ्रीडम की जो स्ट्रगल है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। On such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini। अब इनमें से जो पहला और सबसे खास रोल जिसका रहा है वो इटालियन रेवोल्यूशनरी का रहा है, वो कौन सा है, जूसेप मेजिनी, जिसका जन्म जेनेवा में हुआ था 1807 में। 1807 में जेनेवा एक प्रांत है वहाँ पर हुआ था, और ये आगे चलकर जो है एक सीक्रेट सोसाइटी जो कि कार्बोनेरी नामक जगह पर बनाई गई थी उसका मेंबर बना, और 24 ईयर की एज में इसको देश से बाहर निकाल दिया गया था 1831 में, मतलब 24 साल की उम्र में 1831 में इसे देश से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इसने एक रेवोल्यूशन करने की कोशिश की थी ल्यूगेरिया प्रांत में। He subsequently founded 2 more underground society। उसने लगातार जो है 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश किया। पहली उसकी जो इम्पोर्टेंट जो है सीक्रेट सोसाइटी थी वो थी यंग इटली, जो कि मार्सेल शहर फ्रांस में उसने इस्टेब्लिश की थी। एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, जर्मनी के अंदर यंग यूरोप नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी और इस्टेब्लिश की, जिसके मेंबर जो है वो माइंडेड पीपल थे, यंग मैन थे, जो कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से बिलोंग करते थे। मेजिनी बिलीव्ड दैट गॉड
had intended nations to be the natural units of mankind। मैजिनी का मानना था कि जो ये देश है ये प्राकृतिक रूप से मानवता की सेवा करने के लिए, या सरकार जो होती है वो इंसानों की या अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सेवा करने के लिए बनाई जाती है, इसके लिए भगवान ने उनको बनाया है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। तो छोटे छोटे राज्यों में के द्वारा इटली का ये जो पूरे अलग अलग स्टेट्स को जोड़ने का जो काम है वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक वो खुद जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। इसको कोशिश करनी होगी एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनने की, जिसमें क्या होगा, एक वाइडर अलायंस होगा नेशंस का, यानी अलग अलग राज्य मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाएंगे और एक बिगर यूनिट के रूप में इटली दिखाई देगा, तभी जाकर वो दूसरे देशों को भी इंस्पायर कर पाएगा। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। ये यूनिफिकेशन अगर हो गया तो इससे क्या होगा, किसका बेस है ये, इटालियन लिबर्टी का ये बेस बन जाएगा। फॉलोइंग हिज मॉडल, उसके मॉडल को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटीज और भी देशों में स्थापित होने लगी, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में। तो वहाँ के लोग, वहाँ के स्टूडेंट और जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के जो लोग थे वो इसके मेंबर बनने लगे थे। मेजिनी relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। मेजिनी का ये जो है बिना रुके मोनार्की सिस्टम को अपोज करते जाना, यानी राजाओं के खिलाफ विरोध करते रहना या क्रांति करते रहना, या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश करने का जो उसने विचार दिया था, उससे जो रूढ़िवादी लोग थे यानी राजा लोग जो थे वो डर गए। फ्राइटेंड का मीनिंग होता है यहाँ पे डर गए। मैटरनिख जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने इससे डर कर, या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी बातों से थोड़ा सा उसके मन में भी आ गया कि ये तो किसी भी देश की जो है मोनार्की सिस्टम के लिए खतरा हो सकता है, तो उसने इसके बारे में कुछ व्यूज एक लाइन में अपने जो है एक्सप्लेन किए हैं या डिस्क्राइब किए हैं। मैटरनिख का ये मानना था कि ये जो जूसेफ मेजिनी है ये क्या है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हमारे सामाजिक जो क्रम है बना हुआ है पुराने समय से, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है ये मेजिनी। इस प्रकार आपने देखा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो जूसेफ मेजिनी का इटली के रेवोल्यूशनरी का दिखाई दे रहा है, तो इससे पता चलता है कि रेवोल्यूशनरी पीरियड में किन किन लोगों ने और किन किन देशों ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आगे हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक में एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 पढ़ेंगे। और आज के लिए बेटा बस इतना ही, और आप इसके नोट्स भी तैयार कीजिएगा, साथ साथ इसकी रीडिंग भी कवर करते जाइएगा। थैंक यू।